शारदा देवी शिक्षक सम्मान समारोह के आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित बंधुवर राजेंद्र कुमार जी, बड़े कृष्ण जी, आशीष त्रिपाठी, संजय श्रीवास्तव और सभागार में उपस्थित सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों के प्राध्यापक प्राध्यापिका और नगर के तमाम गणमान्य बुद्धिजीवी, सभी को मेरा नमस्कार जोहार। शारदा देवी शिक्षक सम्मान पाकर हम कई दृष्टियों से गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसी शिक्षिका के नाम पर जो शिक्षक सम्मान मिला है, उसके बारे में जो बताया पद्मा जी ने, थोड़ी बहुत जो जानकारी में प्राप्त कर सका कि वह एक ऐसी शिक्षिका थी जो केवल अपने बच्चों को शिक्षा दे करके उन्हें बड़ा बना आगे ले जाने की बात नहीं करती थी, बल्कि उनका ज़्यादा लक्ष्य इस बात पर था कि अपने बच्चों को बेहतर मनुष्य कैसे बनाया जाए, इस पर जोर देती थी। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके सामने हमारा एक उद्देश्य रहता है, जो अच्छा अध्यापक है उसके सामने रहता है कि हम बड़ा बनाएं, ज़्यादा उद्धव से बनाएं उसको, लेकिन उसे बेहतर मनुष्य कैसे बनाया जाए। यह शारदा देवी के साथ जो बातचीत करने के दौरान मुझे मालूम हुई और बराबर बढ़ाती थी और उसके प्रति प्रतिबद्ध थी, और इसके लिए उन्हें स्वयं सम्मान मिला था। एक सम्मानित शिक्षिका जिसमें मनुष्यता कूट कूट कर भरी थी, उस शिक्षिका के नाम पर जो सम्मान हम लोगों को मिला है वह निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं यह मानता हूँ, ठीक है, शिक्षक होना बड़ी बात है, योग्य शिक्षक होना उससे भी बड़ी बात है, लेकिन उस शिक्षक का मनुष्य होना सबसे बड़ी बात है। क्या हो, आप बड़े योग्य हो गए, बड़े सांसद हो गए, आप कुछ हो गए, आप किसी भी क्षेत्र में महान हो गए, लेकिन अगर आपके भीतर मनुष्यता नहीं है तो आप बड़े होकर के भी आदमी के बीच में भेदभाव करना, उनके बीच में भेदभाव करना, जो मनुष्यता है हमें सिखाती है कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं, जो एक भाईचारा की बात करती है, आपसी सौहार्द की बात करती है, ये हमारी मनुष्यता है। मनुष्यता एक व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है जो उसे बनाती है, जिसके शारदा जी उसके लिए बहुत धनी थी, बहुत रिच थी उसके मामले में। उन्होंने अपने बच्चों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पढ़ाया और मनुष्य बनाने की दृष्टि से उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया, इसलिए हम उसके प्रति बहुत ही गौरव का अनुभव करते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे बनारस में पहला सम्मान जो मिला था वो अभी एक शिक्षिका के नाम पर मिला था, सावित्री त्रिपाठी सम्मान। अद्भुत संयोग है कि बनारस और इलाहाबाद के बीच में आज दूसरी बार इलाहाबाद में वो जो मुझे शारदा देवी सम्मान मिल रहा है, मुझे बनारस में सावित्री त्रिपाठी सम्मान की याद आ रही है। पहला सम्मान पहला इसलिए तो नहीं है क्योंकि एकांत श्रीवास्तव को बहुत पहले वह सम्मान मिला था, 4-5 साल फिर गैप रहा, नहीं कुछ हुआ था। जब फिर से शुरू किया गया तो उसका पहली बार मुझे मिला था। तो वहाँ जो स्त्रियां होती हैं, जो जितनी प्रतिबद्ध होती हैं, उनको जब अवसर मिलता है तो पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे साबित होती हैं, हर क्षेत्र में साबित करती हैं, लेकिन उसकी वह पहचान उस रूप में नहीं कही जाती है। और जहाँ पुरुष कुछ भी नहीं आए वहाँ से उनका अपना एक ज़्यादा होता है। स्वयं इसका जो भेद होता है, पुरुष और उसका भेद, बचपन से वह भेद दिखाई पड़ता था हमारे समाज में। बच्चे और बच्चियों के बीच में भेद होता है, बेटे और बेटियों के बीच में भेद होता है, स्वयं स्त्रियां भी वह भेदभाव करती हैं। एक कविता मुझे याद आती है कि बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियां। चाह तो बेटे की होती है ना कि वंश चलेगा, बेटा दीपक, कुल का दीपक है, बेटा होगा। तो बोए जाते हैं बेटे और उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को और लहलाती हैं बेटियां। खाद पानी तो उनको दिया जाता है,
रात में खाने पीने की चीज़ों का होता है, बेटियों को तो छोटा यहाँ वहाँ मिला दिया, लेकिन उतने में ही बेटियाँ लहलाती हैं। अगर उनको अवसर मिलता है तो वह बेटों से बहुत आगे साबित होती है। पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटियाँ। पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटियाँ। हिमालय की ऊंचाई तक ठेले जाते हैं बेटे, अमेरिका जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, घर द्वार बेच करके अमेरिका भेजेंगे उसको। तो हिमालय की ऊंचाई तक भेजे जाते, ठेले जाते हैं बेटे, ठेल ठेल कर भेजा जाता है, लेकिन चढ़ जाती हैं बेटियाँ। चाहे बछिंद्री काल हो, चाहे गौसम है, कहने वाली तो बेटियाँ होती हैं। कदम कदम पर गिरते हैं बेटे और संभाल लेती हैं बेटियाँ। बेटे बाप की मर्यादा का ध्यान बेटियां करती हैं। बेटियां जो जब तक ना हो, बेटे तो लफंगे निकल गए, ये हो गया, उस हो गया, उसकी परवाह नहीं करते, बाप तो फौरन कर दे। लेकिन बेटियां नहीं, बेटियां तो बाप की भी होती हैं, माँ की भी होती हैं, भाई की भी होती हैं, अपनी बहनों की भी होती हैं, सबकी होती है बेटियां। तो एक स्त्री का जो एक होता है रूप, तो बराबर जब उन्हें मौका मिलता है तो शारदा देवी जैसी होती हैं, सावित्री त्रिपाठी जैसी होती हैं, जो कि बराबर एक नाम करती है, उनके नाम पर उनके कुल के लोग करता है। तो मैं सावित्री बाई ट्रस्ट के सारे पद्मा सहित सारे जो उनके सहयोगी हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ और अपनी ओर से बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। और इसी क्रम में उस टीम में एकाध सदस्य ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रह करके सबसे ज्यादा काम करते हैं। संध्या जब तो वैसी उस ट्रस्ट में है, सामने है कि नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ही रह करके कर रही है, लेकिन उनका काम सबसे ज्यादा यहाँ दिखाई पड़ता है। तो ये ट्रस्ट इतना मजबूत है, इतने जानदार लोगों का है, एक से एक लोग उसमें शामिल हैं कि उनके द्वारा बनाया हुआ वह ट्रस्ट और बराबर चलता रहे। और ऐसे शिक्षकों को चुन करके जब मुझे यह मालूम हुआ कि इतनी प्रतिबद्ध है और बराबर सोशल एक्टिविस्ट भी थी, तब मुझे अपने सोशल एक्टिविज्म पर भी गर्व हुआ कि मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, शिक्षक ही नहीं हूँ। मेरा आधा काम सामाजिक कार्यों का है, बच्चों के लिए जाने का है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, स्त्रियाँ हैं, इनके विमर्शों का है। और वो विमर्शों को मैं बराबर महत्व देता हूँ अपने भाषणों के बीच में। यहाँ जा करके जो काम पढ़ाना है, अध्यापन करना है, उसके बाहर जो दुनिया होती है, उसके बाहर जो हमारा समाज होता है, उस समाज को प्रशिक्षित करना, उसको जागरूक करना एक सोशल एक्टिविस्ट का काम है, जो मेरे ख्याल से शारदा देवी ने किया रहा होगा। और मुझे याद है कि प्रोफेसर हमारी एक किताब के लोकार्पण में गए थे, शायद आधुनिकता का लोक पक्ष और साहित्य, उसकी चर्चा यहाँ नहीं, किताब में भूल गए थे लोग। तो इन्होंने अपना जो भाषण दिया था और जो अखबारों में छपा था, इन्हीं के भाषण का शीर्षक दिया था कि मेरी किताब पढ़ लेने के बाद वह निष्कर्ष के रूप में एक वाक्य इन्होंने कहा था कि आलोचना अनिवार्यतः विमर्शकारी होनी चाहिए। विमर्शकारी होती है, आलोचना अनिवार्यतः विमर्श मूलक होती है। विमर्श जब तक उसमें नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, सहमत या सहमत नहीं होगी, उसके सवाल नहीं उठेंगे, तब तक आलोचना का विकास थोड़ा। वह तो आलोचना कोई निर्णय नहीं होती है, आलोचना कोई फैसला नहीं होती है। उत्तर आधुनिकता ने तो यही कहा कि आप आलोचना कोई फैसला नहीं है, कोई निर्णय नहीं है कि आलोचक ने एक निर्णय सुना दिया, एक फैसला दे दिया, उसके बाद बात खत्म हुई। प्रश्न होंगे, उसमें सहमतियाँ होंगी, असहमतियाँ होंगी, उस पर विवाद होगा, बातचीत होगी, तभी उस परंपरा का, आलोचना परंपरा का विकास होगा, आगे बढ़ेगी। वह संवादों से बढ़ती है, वाद विवाद से बढ़ती है, प्रश्नों से बढ़ती है, केवल उसका अनुपालन करने से वह नहीं बढ़ती है। तो ऐसे जो शिक्षक के रूप में मैंने देखा कि मेरे ख्याल से मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन एक बड़ी आदर्श शिक्षिका रही होंगी, जो प्रतिबद्ध रही हैं, जो अपने बच्चों के प्रति इतनी दयालु रही हैं, इतनी मानवीय रही हैं, उनको आगे आगे बढ़ाने के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश करना, उनको आगे निकालने की कोशिश करना, यह बहुत बड़ी बात है एक शिक्षक के लिए, जो अपने बच्चों के साथ वह करता है। वही अपने बच्चों को बढ़ाता है, निर्माण करता है, कदम कदम पर उसे अगली पकड़ कर सिखाता है, मार्गदर्शन करता है, जिसकी ओर संकेत किया था संध्या नवोदिता ने।
तो यह इस तरह से मैं उसके इज्जत से धन्य हुआ और बहुत गौरवान्वित हुआ। और मुझे दूसरी बात यह भी है कि मैं खुशी अच्छी है इस बात की लग रही मेरे मित्र राजेंद्र कुमार भी, हम दोनों एक साथ ही, संयोग ऐसा बना कि 20 का अलग हुआ होता, 21 का अलग हुआ होता, तो आज हम लोग एक साथ बैठ करके इसको न देख पाते। और आज यह संयोग ही ऐसा है कि कोविड ने कुछ ऐसा कर दिया था कि वह बीच में चीज़ें नहीं हुई थी, तो 20 और 21 का एक साथ होकर के किया गया। इलाहाबाद और बनारस दोनों का एक साथ होना, और मेरे लिए बनारस में भी स्त्री के नाम पर सम्मान मिलना, और यहाँ पर भी आकर के उसके नाम पर, तो कई संयोग इस ढंग से बैठते चले जा रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और राजेंद्र कुमार जी के लिए तो बहुत सारी बातें की गई, लेकिन एक खास बात कही गई कि हिंदी और उर्दू दोनों के बड़े अच्छे वो हैं, जो उनकी एक खास विशेषता है। तो मैं उनके लिए एक बात यह कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ, मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें हम हैं आप हैं। तो हिंदी और उर्दू का दुआब, हिंदी और उर्दू दो भाषाएं हैं लेकिन एक है, जिसमें मैं वह आईना हूँ। हिंदी उर्दू का द्वार जो है वह आईना है जिसमें हम हैं, माने हिंदी वाले हैं यानी हिंदू लोग हैं, और आप हैं यानी उर्दू वाले हैं, मुस्लिम लोग हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का वह द्वाबा है, द्वार है इस प्रकार का। तो जो भाषाएं हैं वह जिस प्रकार से कैसे हमें जोड़ती हैं, कैसे मिलाती हैं, वह उनसे दूरी बनाती है, निकटता नहीं आती है। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा बातें मैं न कह करके, क्योंकि बहुत अच्छे जब तक आप लोगों ने सुने शिक्षा की चुनौतियों पर बातें सुनी, और उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मुझे तो अपनी ओर से अपना धन्यवाद ज्ञापन करना था। हाँ, शिक्षा की नीति पर एक मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह शिक्षा ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के घोर विरोध में है, कमजोरियों के विरोध में। जब प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही तो समझ लीजिए कि वह उनके रूप में है, इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है भविष्य में। वह चाहते ही नहीं कि यह शिक्षा मिले, शिक्षा से बिल्कुल वंचित करना चाहते हैं। तो यह नई शिक्षा नीति जो इस तरह की आ रही है वह बड़े बड़े लोगों के लिए है, ऑनलाइन होगी वह, और वह वैसी भी ना होगी तो जो जिनके पास पैसे होंगे, जो पूंजीपतियों के पास होंगे, पैसे वालों के पास वह शिक्षा है। जो किसी भी समाज के जो कमजोर तबके लोग होंगे, आर्थिक रूप से विपन्न किस्म के लोग होंगे, उनके लिए वह नहीं है, ये मैं पक्का जानता हूँ। और हम लोगों के लिए जो समाज के कमजोर तबके हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमजीवियों के लिए, वंचित समाज के लिए तो बिल्कुल घोर अपराध है, उसके विरोध में खड़ी है वह। उनको देना ही नहीं है, वह पाएंगे ही नहीं, पा ही नहीं सकते हैं। उनके लिए हर तरह से खत्म किया जा रहा है। यह ऐसी नीति को आपको मैं यही कह सकता हूँ। और हंटर कमीशन की बात की थी, हमारे कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उसके सामने ज्योतिबा फूले ही नहीं, ज्योतिबा फूले और लोकमान्य तिलक, दो लोगों ने गवाही दी थी, और एक तीसरी गवाही भी थी जिसकी चर्चा भी होनी चाहिए, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई की जो गवाही थी उसमें जो भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा थी, भारतीय स्त्रियों के किस प्रकार से प्रताड़ित होती हैं, उसके सवालों को लेकर उठाया था, और उसका स्वयं प्रताड़ित रही है। वह जो है पूना के शाही वंश में जो वहाँ का चित्त पावन ब्राह्मण होते हैं, जो सर्वोच्च माने जाते हैं, जो लोग शाही में रहे, अरे क्या नाम, शाही में रहे पुणे के, वहाँ की थी डोगरे परिवार की, उनके पिताजी डोगरे थे। वह डोगरे परिवार की चित्त पावन ब्राह्मण परिवार की थी, लेकिन वो और इतनी पढ़ी लिखी गई थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें पंडिता की उपाधि दी थी। जैसे पंडित की उपाधि दिया जाता है, पंडित हो गया, पंडित तो अब वैसे सब कहलाने लगते हैं, पंडित महामहोपाध्याय पंडित, लेकिन पांडित्य जिसमें होता था उसको पंडित की उपाधि मिलती थी। तो उस पांडित्य के आधार पर उनको पंडिता की उपाधि मिली थी। हुआ क्या था कि इनके पिता अनंत शर्मा, अनंत डोगरे, अपनी पत्नी को पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया। यह सबसे बड़ा अपराध कर दिया उन्होंने, सबसे बड़ा अपराध कर दिया कि अपनी पत्नी यानी स्त्री को संस्कृत पढ़ाया। और यहीं तक नहीं, बेटे को तो पढ़ाया, ठीक किया, लेकिन पंडिता रमाबाई जो उनकी बेटी थी उसको भी संस्कृत पढ़ाया, और उन्हें गांव से निष्कासित कर दिया गया, बहिष्कृत किया गया, गांव से बाहर कर दिया गया, और वह भटकते रहे, जंगलों में जाकर के अपना आवास बनाया हुआ। और उनको
कथा बाँचते थे, संस्कृत पुराण वगैरह बाँचते थे, उसी के द्वारा आजीविका चलती थी। वही शिक्षा मिली थी बेटों को और उनकी पत्नी को भी। ये दोनों वही संस्कृत में धारा प्रवाह भाषण देती थी उस पंडिता रमाबाई, और उसी के आधार पर जीविका चलती थी। और जब उनके आवाज़ पर पहुँची तो बंगाल में जब पहुँची तो केशव चंद्र सेन ने जब सुना इसके बारे में कि कोई बहुत धारा प्रवाह संस्कृत में बोल करके लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है या ढंग से बात कर रही है, तो केशव चंद्र सेन ने बुलाया और यह कहा कि आपके पिता ने आपको संस्कृत की शिक्षा तो दी, लेकिन वेद की शिक्षा नहीं दी, आपको वेद की शिक्षा भी देनी चाहिए। ये बड़ा वैसा सवाल था, क्योंकि वेद की शिक्षा तो स्त्रियों को मिलती ही नहीं थी। बाकी धर्मशास्त्र ये होगा, व्याकरण होगा, ये सब तो मिल जाए, लेकिन उसके लिए तो जनेऊ पहनना जरूरी होता है। बिना उपनयन संस्कार के आप वैदिक ग्रंथों का पाठन ही नहीं कर सकते थे, और स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता ही नहीं था। तो वह तंज में कसा था, या यूँ कहा था कि आप इतनी ज़्यादा क्रांतिकारी महिला हो गई, डॉक्टरी पढ़ने के लिए उन्हें लंदन जाना था, अपनी किताबें बेच करके भाषण दे करके उन्होंने विलायत गई, वहाँ डॉक्टर तो नहीं बन पाई लेकिन क्रिश्चियन हो गई। फिर अमेरिका गई और 10 साल तक वहाँ रहा। जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे वहाँ अपना भाषण देने के लिए, उसी समय वह भी वहाँ थी और उनके द्वारा बड़े सवाल हुए थे। स्वामी विवेकानंद को उसका जवाब देते नहीं बना था। भोगी हुई महिला थी, क्या किया हुआ था, और इतना ध्यान था उसके आधार पर समाज का, स्त्रियों के लिए चिंतित थी, स्त्रियों के लिए कितना सारा ट्रस्ट खोला था। उसने गवाही दी थी स्त्रियों के बारे में, और स्त्रियों की शिक्षा के लिए उसकी बात महारानी विक्टोरिया तक पहुंची। वहां तक जब पहुंची तो उन लोगों ने उसको नोटिस लिया और भारतवर्ष में स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों के उपाय के लिए बहुत सारे कारनामे किए। और ज्योतिबा फूले ने जो कहा था, शिक्षा कहाँ से शुरू होनी चाहिए, नीचे के तबके से। जो गरीब हैं, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, असहाय है, पहले शिक्षा उनको वहां से दी जाए। और लोकमान में तिलक क्या कहना था, ऊंची जातियों से पहले शिक्षा ली जाए। नीची जातियों से शिक्षा देके क्या करेंगे, ऊंची जातियों से शिक्षा दी जाए ताकि वह बैरिस्टर बने या बने वह बने, इस तरह के हो, हमारे यहाँ विकास हो। नीची जातियों का क्या करेंगे, सीधे उन्होंने कहा कुर्मी और तेली पढ़ लिख कर क्या करेंगे, संसद में आकर कोई हल चलाना है। यानी संसद में आएंगे, संसद में आकर के ये किसान हैं, किसानगिरी करते हैं, किसानी करते हैं, तो किसानों के लिए कोई हल चलाना संसद में है। संसद में तो पढ़े लिखे लोग जंग आएंगे वहाँ पर। ये IQ का फर्क होता है, विचारों का फर्क होता है। वह जो मानसिकता रही है तब भी रही है, और आज तो पूरे दौर पर बोल रही है, पूरी तरह से बेलौस दौड़ रही है, और एकदम से दौड़ती दौड़ती चली जा रही है। इस समय किसी के ऊपर कभी FIR हो सकता है, कभी पकड़ के डाला जा सकता है, कोई रोक नहीं है। तो कोई पूछेगा, या जो रोलेट एक्ट था, उस रोलेट एक्ट को ही प्रकार से लागू है। रोलेट एक्ट में था कि किसी को भी पकड़ के डाला जा सकता है, ठीक है, डाला जा सकता है। ये सब चीजें चल रही थी। और जो अभी आशीष अच्छी बात कही, तो उदाहरण दिए यहाँ पर, लेकिन जो पहला FIR किसी विश्वविद्यालय के अध्यापक पर हुआ था तो मैं था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यापक का बरेली में सबसे पहला आरक्षण जो है FIR दर्ज हुआ था। तो वो तो सीधे कहते हैं, जैसे पहले व्यवस्था हमारे यहाँ थी, प्रशासन व्यवस्था थी, वही व्यवस्था लागू करेंगे। जब हमारे यहाँ शिक्षा थी, वही शिक्षा लागू करेंगे। शिक्षा नीति में वही पढ़ाया जाएगा, तक यहाँ से वहाँ तक संस्कृत के ग्रंथों की शिक्षा होगी। आधुनिक शिक्षा से कोई जिसे मदरसों में होता है वो सब पढ़ाया जाता है, वैसे उनका जो पाठशालाओं में होता था उस तरह से लेकर शिक्षाओं का विकास हो रहा है। और वह प्राइवेट हाथों में जाएगी, वह हमारे लोगों की बस में बहुत कम आएगी लेकर के। मेरा अपना अनुभव जो कह रहा, मैंने शिक्षा नीति में पढ़ी नहीं है, न उसको देखा है, मैं उसके घोर विरोधी रहा हूँ। जिसमें से जो गरीब जनता है, इस तरह के लोग हैं, उनके खिलाफत होती है, यह निधन से किया जाता है। इसी से मैं तो आया था धन्यवाद देने के लिए आप लोगों का। और सबसे बड़ी संख्या में आप लोग अंतर बैठे रह गए, इस सम्मान समारोह में आए, इसलिए आप लोगों को मैं भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसमें शामिल हुए, हम लोगों के उस उत्सव को बढ़ाया। धन्यवाद। लेकिन फिर भी संतोष इस बात का कर ले रहा हूँ कि अकेला नहीं हूँ सम्मान पाने में।